गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई नई कहानी की। और सीधे हम कहानी की तरफ आते हैं कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में एक पत्र अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है। इस पत्र में लिखा होता है कि यहाँ आश्रम में मेरे जैसी सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। महाराज हम साध्वियों के साथ रेप करते हैं। बिना नाम के इस पत्र को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर भेजा गया। कुछ दिन के बाद एक ऐसी ही साध्वी के भाई रंजीत सिंह की हत्या इसलिए करवा दी जाती है क्योंकि महाराज को शक था कि इस पत्र को रंजीत सिंह ने ही सर्कुलेट किया है, लीक किया है, जो कि आश्रम में रहने वाली एक साध्वी का ही भाई होता है। एक लोकल पत्रकार ने इस पत्र को अपने अखबार में छाप दिया। महाराज ने इस पत्रकार को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन पत्रकार पीछे नहीं हटता है। कुछ महीने बाद इस पत्रकार को उसके घर के बाहर ही गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस महाराज ने इस साध्वियों के साथ रेप किया, जिस महाराज ने रंजीत सिंह की हत्या करवाई, जिस महाराज ने पत्र छापने वाले पत्रकार को मरवाया, उस महाराज का नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। आश्रम का नाम था सिरसा का डेरा सच्चा सौदा आश्रम। आखिर इस सीक्रेट पत्र में ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए राम रहीम ने दो लोगों की हत्या करवा दी? गुरमीत राम रहीम की गुफा में आखिर क्या होता था? राम रहीम के बारे में पीड़ित लड़कियों ने क्या बताया? सीबीआई ने यह पत्र लिखने वाली लड़की को आखिर कैसे ढूंढा? गुरमीत राम नहीं रहीम ने अपने ही भरोसेमंद भक्त रंजीत सिंह को आखिर क्यों मरवाया? पत्रकार छत्रपति को राम रहीम ने क्यों मारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक सीक्रेट मीटिंग में सीबीआई से राम रहीम के बारे में क्या कहा? आखिर क्या है राम रहीम की असली सच्चाई? जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। हरियाणा राजस्थान क्षेत्र में डेरा की शुरुआत ऐसे आश्रमों के रूप में हुई जहां सभी वर्ग, सभी जातियों, सभी समुदाय के लोग सामूहिक रूप से एक साथ रह सकें, एक साथ खाना बना सकें, एक साथ काम कर सकें और आपस में ही विवाह करें। ऐसे ही 29 अप्रैल 1948 के दिन बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी ने हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा आश्रम की शुरुआत की। मस्ताना के नेतृत्व में देश भर में 46 करीब आश्रम स्थापित किए जाते हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्र में। साल 1960 में मस्ताना बलूचिस्तानी की मौत के बाद साल 1963 में डेरा सच्चा सौदा आश्रम सिरसा का जिम्मा संभाला बाबा शाह सतनाम ने। शाह सतनाम के वक्त भी आश्रमों का प्रचार प्रसार किया गया। अपने रिटायरमेंट से पहले ही 23 सितंबर 1990 के दिन शाह सतनाम ने डेरा सच्चा सौदा के तीसरे गुरु का ऐलान कर दिया। इस तीसरे गुरु का नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के गुरु बनने के पीछे कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का गुरु घोषित करने के पीछे एक उड़ी उड़ी जो अफवाह चलती है कि गुरमीत का नाम शाह सतनाम के ऊपर बंदूक रख करके घोषित करवाया गया था। इस अफवाह का जिक्र राम रहीम के ऊपर लिखी एक किताब डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत में भी है। इस किताब को बीबीसी न्यूज लॉन्ड्री और तहलका मैगजीन में रहे इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने लिखा है। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी अपनी किताब में गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर रहे खट्टा सिंह का जिक्र करते हैं। ड्राइवर खट्टा सिंह कहते हैं कि उसका एक दोस्त था, शायद रिश्तेदार, उसका नाम था गुरजंट सिंह, राजस्थानी। एक दिन गुरमीत अपने दोस्त गुरजंट के पास पहुंचता है। गुरजंट ने बाबा की कनपट्टी पर AK-47 लगा करके गुरमीत को डेरा मुखिया बनाने के लिए कहा। इस घटना के कुछ दिन बाद यही होता है। एक बार के लिए इस अफवाह पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने अपनी किताब में एक और घटना का जिक्र करते हैं। अनुराग त्रिपाठी अपने किताब में लिखते हैं कि 31 अगस्त 1991 के दिन डेरा सच्चा सौदा के सिरसा हेडक्वार्टर के माइको में एक अनाउंसमेंट होता है कि इस दिन सभी एकदम से मौन रहे। अगले 3 साल तक इस तारीख को, यानी कि 31 अगस्त के दिन, इसी तरह से सच्चा सौदा आश्रमों में एक कंप्लीट मौन रखा जाता है। हालांकि 3 साल बाद इस परंपरा का फॉलो करना बंद कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि 3 अगस्त 1990 से लेकर के 3 साल तक 31 अगस्त के दिन
मौन क्यों जा रहा था? इसकी शुरुआत 1991 में ही क्यों होती है? इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? कहानी यह है कि 31 अगस्त 1991 के दिन ही 46 लाख के इनामी अपराधी गुरवंत सिंह राजस्थानी को पंजाब पुलिस ने मोहाली के एक मकान में मार गिराया था। गुरजंत सिंह राजस्थानी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम का एक चीफ जनरल था। साथ ही गुरमीत सिंह राम रहीम का यह दोस्त भी था। वही गुरजंत सिंह था जिसके बारे में यह अफवाह है कि इसने डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु यानी कि शाह सतनाम सिंह की खोपड़ी पर बंदूक रख करके गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा का अगला गुरु बनाने के लिए ऐलान करवाया था। गुरजंत सिंह पर पंजाब और हरियाणा राज्य में दर्जनों हत्याओं के मामले दर्ज थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरजीत सिंह और गुरमीत राम रहीम दोनों ही एक ही गांव यानी कि गुरुसर मड़िया गांव से आते हैं, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में आता है। यानी कि दोनों एक ही गांव के थे। गुरजंत सिंह की मौत वाले दिन डेरा सच्चा सौदा में 3 साल तक लगातार मौन रखे जाने के पीछे यही संबंध है। उसके बाद इसके बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि 3 साल तक मौन रखे जाने के पीछे की कहानी क्या है। जब सितंबर 1990 में शाह सतराम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरमीत के नाम की घोषणा किया तो डेरा सच्चा सौदा के बहुत से समर्थकों को आश्चर्य हुआ कि समर्थकों का यह भी कहना था कि जब शाह सतनाम अपने रिटायरमेंट से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम का चुनाव कर रहे थे तब उन्होंने 3 लोगों के नाम पर विचार किया था, जिसमें गुरमीत राम रहीम का नाम कहीं भी नहीं था। गुरमीत राम रहीम के डेरा के प्रमुख बनने के पीछे की कहानी क्या है यह तो शायद ही कभी पूरी तरह से सामने आ पाए, लेकिन एक 23 साल के लड़के का इतना बड़ा डेरा का हेड बन जाना अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन यहाँ एक चीज स्पष्ट जरूर हुई है कि यहाँ एक और डेरा के 2 गुरुओं का ध्यान अध्यात्म की तरफ था, तो तीसरा गुरु का ध्यान पैसा और पावर की तरफ अधिक था। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब करते जाए। आमतौर पर आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं, वीडियो पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का हेड बने 8 साल बीत चुके थे। सिरसा जिले का एक बड़ा हिस्सा बाबा राम रहीम के डेरे सच्चा सौदा का हिस्सा बन चुका था। सिरसा के आम लोगों और लोकल पत्रकारों में इस बात को लेकर के शक पैदा होता कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम कोई दान नहीं लेता है, कोई दक्षिणा नहीं लेता है, इसके बावजूद इनके इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। आखिर कारण क्या है? इसी तरह के एक पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति पूरा सच नाम एक लोकल अखबार चलाते थे। पूरा सच नाम का एक लोकल अखबार चलाते थे जो सिरसा जिले की लेवल पर एक काफी चर्चित था। इलीगल जमीन कब्जे की अपनी खबरों के कारण पत्रकार छत्रपति अपने से ही डेरा सच्चा सौदा समर्थकों के निशाने पर थे। इसी 30 मई के दिन सिरसा के रोडी मार्केट एरिया में एक कार ड्राइवर की एक सिपाही से यानी कि पुलिस सिपाही से भिड़ंत हो जाती है। जब पुलिस इस कार की चेकिंग करती है तो पुलिस को एक गुप्त पत्र की फोटोकॉपी मिलती है। यह गुप्त पत्र एक अनाम साध्वी का था, यानी कि किसी का नाम ही नहीं था, जिसमें साध्वी डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम पर लड़कियों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है। यह लेटर पहले से ही सिरसा में अंदर ही अंदर घूम रहा था। इस घटना के बाद किसी भी तरह पत्रकार छत्रपति को भी अपने इस पत्र की एक फोटोकॉपी मिल जाती है। इसी दिन पत्रकार छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में इस पत्र को जस का तस छाप दिया, जिसका टाइटल था धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। जल्द ही इस खबर को सिरसा में एक हॉट टॉपिक बना दिया जाता है। डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम के किताब के अनुसार जल्द ही डेरा समर्थकों ने अखबार की एक एक कॉपी को अपने पास लेकर के जला दिया। लेकिन वो लेटर जो अभी तक अंदर ही अंदर घूम रहा था वो जल्द ही सिरसा में एक चर्चा का विषय बन जाता है। अपनी जान को खतरा देखकर छत्रपति ने 2 जुलाई 2002 के दिन सिरसा के एसपी को एक पत्र भी लिखा, लेकिन एसपी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णलाल ने भी छत्रपति को बाबा गुरमीत राम रहीम से समझौता करने के लिए कहा, लेकिन छत्रपति अपनी पत्रकारिता के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए।
इसके बाद 23 अक्टूबर 2002 के दिन छत्रपति ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक खबर और छाप दी। सीबीआई की जांच के अनुसार यही वो शाम था जिस दिन छत्रपति को रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक साजिश रची जाती है। इसी शाम गुरमीत राम रहीम ने अपने दो लोग कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को अपनी गुफा में बुलाया। यह लोग पहले से ही हथियार चलाने में ट्रेंड हुआ करते थे। इन्हें कृष्णलाल के नाम वाली लाइसेंसी रिवॉल्वर दी जाती है। साथ ही पल पल की खबर देने के लिए एक वॉकी टॉकी का भी सेट दिया जाता है। अगले दिन शाम करीब 8:05 पर छत्रपति के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकती है, जिस किसी ने रामचंद्र छत्रपति को आवाज दी। अपने दो बेटों को अंदर ही रहने को कहकर छत्रपति जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, आसमान में तड़ातड़ 5 गोलियों की आवाज आती है। छत्रपति खून से लथपथ जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों बाइक सवार मौके पर फरार हो जाते हैं। छत्रपति की हालत देख सिरसा के अस्पतालों ने रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल को में रेफर कर दिया। अगले कुछ दिन तक छत्रपति की स्थिति क्रिटिकल बनी रहती है। इस बीच सिरसा पुलिस ने एक एसआई ने छत्रपति का बयान दर्ज किया। छत्रपति ने खुद कहा कि उनकी हत्या के प्लान के पीछे गुरमीत राम रहीम मास्टरमाइंड है। लेकिन कमाल की बात यह रही कि सिरसा पुलिस ने कहीं भी एफआईआर में राम रहीम का नाम दर्ज तक नहीं किया। छत्रपति के बेटे अंशुल ने पुलिस इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि उसने राम रहीम का नाम क्यों नहीं जोड़ा, तो पुलिस ने उससे कहा कि आगे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इस बीच पत्रकार छत्रपति की हालत और अधिक गंभीर हो जाती है। इसके बाद पत्रकार को रोहतक के अस्पताल से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 21 नवंबर 2002 के दिन पत्रकार छत्रपति की मौत हो जाती है। यह पहली बार था सिरसा में कि कुछ लोग यानी कि आम लोग सड़कों पे उतरते हैं और उन्होंने एंटी डेरा के नारे लगाए। यह पहली बार था। हालांकि पुलिस प्रशासन गुरमीत राम रहीम की जेब में थे, इसीलिए एफआईआर तक में राम रहीम का नाम दर्ज नहीं किया गया। उल्टा पुलिस इस मामले को घर में यानी कि उसके घर में ही एक जमीनी विवाद का मामला बता करके इसे डाइवर्ट करने लग जाती है। छत्रपति के बेटे अंशुल ने जनवरी 2003 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाल करके इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच करने की मांग की। करीब 9 महीने के इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। करीब 12 साल बाद नवंबर 2014 में सीबीआई ने रंजीत सिंह मर्डर केस के साथ इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सबूत पेश किए, जो आगे चल करके गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का कारण बन जाता है। यहाँ 2 सवाल उठते हैं। एक यह कि रंजीत सिंह मर्डर केस क्या था, इनका गुरमीत राम रहीम और पत्रकार छत्रपति केस से क्या संबंध था। दूसरा सवाल यह कि आखिर वो पत्र किसका था, वो किसने लिखा था, जिसे छापने के कारण पत्रकार छत्रपति की जान चली जाती है। अगर इस पत्र में गुरमीत राम रहीम पर लगाए गए शारीरिक शोषण और बलात्कार के आरोपों में कितनी सच्चाई थी, डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम की किताबों में पत्रकार अनुराग त्रिपाठी गुरमीत राम रहीम के क्लोज सहयोगी का बयान छापते हुए लिखते हैं कि जब पूरा सच अखबार में यह पत्र वायरल पत्र को छापा गया था, तो इसके कुछ दिन बाद ही गुरमीत राम रहीम के गुर्गे ने रंजीत सिंह की हत्या करवा दी थी। उनको शक था कि इस पत्र के पीछे रंजीत सिंह का ही हाथ है। ऐसा शक क्यों था, इससे आपको आगे पता चलेगा। इस अनाम पत्र में लिखी बातों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस पत्र में अनाम साध्वी ने लिखा, सेम टू सेम मैं हूबहू आपको सुना रहा हूं कि 2 साल पहले मैं साध्वी बनी। महाराज गुरमीत सिंह ने एक क्लोज महिला से मुझे बताया कि एक दिन रात 10 बजे मुझे महाराज की गुफा में हाजिरी होने के लिए लगाया गया। चूंकि मैं वहां पहली बार जा रही थी, इसीलिए बेहद उत्साहित थी कि स्वयं भगवान ने मुझे बुलाया है। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि महाराज जी टीवी का रिमोट हाथ में लिए हुए ब्लू फिल्म देख रहे थे। इनकी तकिया के बगल में एक रिवॉल्वर भी थी। इसे देख करके मैं डर गई, जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैंने महाराज जी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे निकलेंगे। महाराज ने मुझे अपने नजदीक लेकर के कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जब तुम उनकी शिष्य बन चुकी हो तो उनको अपना पूरा शरीर सौंप दिए हो। उसके बाद उनके पूरे शरीर पे, उनके तन मन पर सिर्फ और सिर्फ बाबा का अधिकार है। उसके बाद उन्होंने इसके साथ रेप किया। इसके बाद हर 20 से 30 दिन के बाद मेरा नंबर आता। मुझे पता चला कि वह अन्य लड़कियों के साथ भी यही सब कुछ कर चुकी है।
ऐसा कर रहे हैं। डेरा में करीब 35 से 40 महिलाएं रह रही थी जिनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। सफेद कपड़ों में हम देवी जैसी दिखते जरूर है, लेकिन हमारी स्थिति कुछ और है। और अब मैंने एक बार अपने परिवार को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा हो गए। महाराज के आदेश के कारण महिलाएं आपस में बात तक नहीं कर सकती थी। परिवार से भी फोन पर बातचीत करने की अनुमति नहीं है। कोई लड़की अगर डेरा की सच्चाई बताने की कोशिश करती तो उन्हें महाराज के आदेशानुसार सजा दी जाती थी। कुछ दिन पहले भटिंडा की एक लड़की ने महाराज के गलत कामों के बारे में बात की तो अन्य महिलाएं शिष्यों ने उनकी पिटाई की। वो अभी भी अपने घर के बिस्तर पर है। उसके पिता ने आश्रम की सेवेदार का काम छोड़ दिया। वो लड़की किसी से भी महाराज के गलत कामों के बारे में नहीं बता रही है। इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले की एक लड़की भी डेरा छोड़कर वापस चली गई। जब उसने अपने घर पर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया तो उनके भाई ने भी डेरा में सेवेदार का काम छोड़ दिया। इसी तरह मनसा, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर और लुधियाना जिले के लड़कियां भी डेरा छोड़कर चली गई है और किसी से भी बात नहीं कर रही है क्योंकि उसको इससे अपनी जान का खतरा है। यही सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, मेरठ की लड़कियों के साथ भी हो रहा है जो डेरा के गुंडों के डर के से एक भी शब्द कह नहीं पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पत्र का रंजीत सिंह से क्या लेना देना हो सकता है और डेरा से जुड़े लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि इसके पीछे रंजीत सिंह ही हो सकता है, इसीलिए रंजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे कारण यह था कि कुरुक्षेत्र की जिस लड़की का जिक्र इस पत्र में अभी मैंने आप लोगों को सुनाया कि कुरुक्षेत्र की एक लड़की डेरा छोड़कर चली गई और उसके भाई ने भी डेरा में सेवेदार का काम छोड़ दिया है। वो लड़की रंजीत सिंह की ही बहन थी और सेवेदार की नौकरी छोड़ने वाला कोई और नहीं था बल्कि यही रंजीत सिंह था जो कभी गुरमीत राम रहीम का निशान भक्त हुआ करता था। रंजीत सिंह सिरसा से 220 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलिया गांव के रहने वाले थे। रंजीत गुरमीत राम रहीम के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक था, लेकिन पत्र को लीक करने के शक में रंजीत सिंह गुरमीत के टारगेट पर आ गए और रंजीत सिंह के बाद ही पत्रकार छत्रपति को भी मार दिया गया, जिसने इस लेटर को छापा था। यही कारण था कि आगे चलकर सीबीआई ने इन दोनों केसों की जांच एक साथ की। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई ने आश्रम में चल रही बाबा की अय्याशियों का पता कैसे लगाया, किस तरह सबूत जुटाए जिनकी बदौलत गुरमीत राम रहीम को अदालत में दोषी ठहराया। ये जानेंगे हम अपने दूसरे एपिसोड में, क्योंकि एक एपिसोड में इसकी पूरी कहानी को बयां करना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी आप लोग हम जैसे यूट्यूबरों की मजबूरी तो बखूबी समझते हैं। तो खैर, इससे आगे की कहानी हम सुनाएंगे आपको दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि इसी तरह की फैक्ट के साथ हम आप लोगों के सामने आते रहें और आप लोग इस तरह की फैक्ट को अपने दिमाग में साझा करते रहें। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।